एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों 14 जुलाई 2023 का दिन इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन बन चुका है। और ज़्यादा अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो आप लोग कह सकते हो कि इंडिया की जो स्पेस रिसर्च एजेंसी है यानी कि इसरो है, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल ये दिन बन चुका है। हुआ क्या है इसके बारे में हो सकता है अब तक आप लोग ने सुन ही लिया होगा, इस न्यूज़ के बारे में अब तक आप लोग को पता चल ही गया होगा कि इंडिया का चंद्रयान 3 यानी कि तीसरा मून मिशन जो है वो इसरो ने हाल में ही लॉन्च किया है। 14 जुलाई को ये लॉन्च किया गया है 2:35 दिन के टाइम पे। और इसके अंदर जो लैंडर और रोवर है वो ऐसा बताया जा रहा है कि मून पे लैंड करेंगे अराउंड 23 अगस्त 2023 तक। यानी कि कहने का मतलब है कि अभी लगभग 38 से लेकर 40 दिन का ये जो गैप है, इस बीच में ये डिसाइड होगा कि ये जो मिशन है ये सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। अभी तक ये कहा जा रहा है कि इसका जो लॉन्च था वो बहुत हद तक सक्सेसफुल रहा है। और ये 40 दिन आप लोग समझ पा रहे होगे कि जो भी पर्सन इस मिशन के साथ या फिर इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा था उसके लिए नेन बाइटिंग डेज रहने वाला है। और इन लोगों का तो छोड़ ही दो, अगर आप लोग तो इंडिया में भी जो स्पेस इंथुसियास्ट है या फिर पूरे वर्ल्ड के लेवल पे भी जो स्पेस इंथुसियास्ट है उन सब की भी इस पे काफी ज्यादा पैनी नजर जो है ये बनी रहेगी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हो कि अगले जो 40 दिन है वो होने वाले हैं, खास कर से तब जब आप लोग को पता होगा कि चंद्रयान 2 जो मिशन था इंडिया का वो पार्शली कहना सही होगा कि पार्शली ये फेल कर चुका था। जो लैंडर और रोवर थे वो सक्सेसफुली लैंड नहीं करा पाया इंडिया। तो उसके बाद चंद्रयान 2 के बाद ये चंद्रयान 3 मिशन जो है ये बहुत ज्यादा होप इसके साथ जुड़ी हुई है और इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा नजर लोगों की इस पे बनी हुई होगी। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। इसरो यानी कि इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोग खुद ही न्यूज सुन रहे होंगे कि हर दिन एक के बाद एक नए नए जो अचीवमेंट है उस पर अपनी मोहर लगाते जा रहा है। और ये सब तो कुछ भी नहीं है, अगर फ्यूचर के जो इसके मिशंस है वो आप लोग देखोगे तो आप लोग को खुद ही पता चलेगा कि ये धीरे धीरे कितना ज्यादा एम्बिशियस होता जा रहा है स्पेस रिसर्च के मामले में, जो कि सही भी है। क्योंकि इस मामले में भी अगर आप लोग देखो तो एक रेस की तरह चल पड़ी है, कौन सी कंट्री कितना ज्यादा जो स्पेस में अपने सैटेलाइट्स या फिर अपने मिशंस वगैरह भेजती है, एक तरीके से रेस चल रही है और खासकर से इंडिया और चाइना के बीच में। तो ऐसे में इसरो जो है वो अच्छे से कम्पीट कर रहा है, ये अच्छी बात है, इंडिया के लिए प्राउड वाली बात है। ऐसे ही स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर आप लोग कह सकते हो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और बॉडी जो है उनको एक्सप्लोर करने के लिए इसरो का ही एक मिशन है चंद्रयान, जिसमें इसरो जो मून है, नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा, चंद्र मतलब होता है मून। तो मून पे जो एक्सप्लोरेशन है, मून की जो स्टडी है वो करने के लिए इसरो ने ये मिशन लॉन्च किया है। और 2008 में पहला चंद्रयान मिशन जो था वो लॉन्च किया गया था और उसके बाद चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया और अब ये जो मिशन है चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। सबसे पहले चंद्रयान 1 जो 2008 में लॉन्च किया गया था ये सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था। दरअसल होता क्या है ना कि जो भी एयरक्राफ्ट, जो भी स्पेस क्राफ्ट आप लोग कह लो या फिर जो भी इस तरह के मिशन लॉन्च किए जाते हैं उन सब के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे कि कंट्री इससे करना क्या चाह रही है, तो कुछ जैसे ऐसे मिशन होते हैं जो कि सिर्फ फ्लाई बाय मिशन होते हैं, यानी कि कंट्री सिर्फ उस बॉडी के पास से जिस पे ये रिसर्च करना चाहती है, जिस पे स्टडी करना चाहती है, सिर्फ फ्लाई करके एक नज़र उस पर डालना चाहती है, उसको फ्लाई बाय मिशन कहते हैं। फिर ऑर्बिटर मिशन होता है जिसमें कंट्री का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी बॉडी है जिस पे ये स्टडी करना चाहती है उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाएगी, उसके ऑर्बिट में ये घूमेगी ताकि उसका जो मैपिंग वगैरह है पूरे टोपोग्राफी की या फिर उससे बाकी डाटाज जो हैं, मिनरल्स वगैरह के डाटाज हो गए या बाकी भी जो डिटेल्स वगैरह है वो इससे निकाल सके। उसके बाद फिर भेजा जाता है लैंडर और रोवर। ये जो लैंडर भेजा जाता है ना, ये आप लोग कह सकते हो कि एक तरीके से कैपेबिलिटी शो की जाती है कंट्री की कि देखो हम लोग किसी बॉडी पे, मून जैसी बड़ी बॉडी या बाकी किसी बॉडी पे सक्सेसफुली लैंड करने में सक्षम है। क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि लैंड करना कौन सी बड़ी बात है, जब इतनी दूर पर ऊपर जो हमारा मिशन है, हमारे जो स्पेस क्राफ्ट है उनको भेज दिया गया तो लैंड करने में कौन सी बड़ी बात है। ये ऐसा नहीं है। दरअसल होता क्या है ना कि लैंड करना भी ये जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। आप लोगों को पता होगा कि हर बॉडी की अपनी ग्रेविटी होती है और उस ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वो अपनी तरफ जो दूसरी बॉडी होती है उसको पुल करती है। तो ऐसे में जब लैंड करने कोई बॉडी जाती है तो उस पर इस ग्रेविटी का कितना असर होगा, कितनी हम लोग को स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी ताकि क्रैश लैंडिंग ना हो, इस तरीके की बहुत सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जिसके चलते ये जो लैंडिंग है ना ये काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। इसीलिए लैंडर उतार के किसी बॉडी पे आप लोग कह सकते हो जो कंट्री है वो ये शो करती है कि हम लोग लैंडिंग करने में सक्सेसफुल है उस बॉडी पे।
उसके अलावा जो रोवर होता है ये भी लैंडर के साथ जनरली भेजा जाता है। ये क्या होता है कि ये थोड़ा मूवेबल बॉडी होती है, आप लोग समझ लो कि मूवेबल इक्विपमेंट होता है। ये थोड़ा आसपास के चक्कर लगाता है और थोड़ा डाटा वाटा जो होते हैं वो कलेक्ट करता है और भेज देता है अपनी कंट्री में। उसके बाद मैन मिशन भी होते हैं, यानी कि किसी पर्सन को भेजना। फिर रीयूजेबल या फिर इस तरीके के मिशन होते हैं, यानी कि इनको भेज दिया गया वहां पर, इन लोगों ने सक्सेसफुली स्टडी वगैरह की, डाटा कलेक्ट किया और इनको वापस बुला लिया गया। तो ये अलग अलग आप लोग कह सकते हो कि जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके अकॉर्डिंग कंट्री अपने ये मिशन जो है लॉन्च करती हैं। और ये जो चंद्रयान 1 था जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था। एक और यहाँ पर ये छूट गया था, इसको आप लोग देख लो, इम्पैक्टर कहा जाता है। दरअसल ये इम्पैक्टर जो मिशन होता है ना, इसमें किसी पार्ट को, किसी इक्विपमेंट को जानबूझ के क्रैश लैंडिंग कराया जाता है वो किसी बॉडी पे। जैसे कि मून पे मान लो इम्पैक्टर भेजा, इम्पैक्ट मिशन भेजा इंडिया ने, तो इंडिया अपने किसी इक्विपमेंट को, किसी आप लोग कह लो मशीन को, किसी ऐसे चीज को क्रैश लैंडिंग कराएगी, क्रैश लैंडिंग ही करेगा। तो ये जो इम्पैक्ट मिशन होता है इसमें क्रैश लैंडिंग कराया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है हार्ड लैंडिंग। और ये जो लैंडर भेजा जाता है ना, इसको कहा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग। नौ सवाल हो सकता है आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये जो इम्पैक्टर है इससे कराया क्यों जाता है, क्रैश लैंडिंग क्यों कराया जाता है। तो दरअसल देखो क्या होता है ना कि ये जब क्रैश लैंडिंग कराया जाता है तो आस पास के एरिया में थोड़ा सा गड्ढा क्रिएट हो जाता है और उसके बाद फिर थोड़ी स्टडी की जाती है कि आखिर इस जो सरफेस है इसके अंदर किस तरीके के मिनरल्स है, किस तरीके के रिसोर्सेज हैं, इसलिए ये कराया जाता है। या फिर कभी कभार जो सिंपल इम्प्रिंट छोड़ा जाता है, ये क्रैश करा के कंट्री ये शो करती है, सिंबॉलिक मैसेज भेजती है कि हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हम यहाँ पर मतलब कह सकते हो कि सक्सेसफुली रीच कर चुके हैं। इंडिया ने चंद्रयान 1 में, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ऑर्बिटर मिशन भेजा था और लेकिन इसमें एक इम्पैक्ट भी कराया था। इंडिया ने MIP को यहाँ पर क्रैश लैंडिंग कराया था, यानी कि मून इम्पैक्ट प्रोब, इसका फुल फॉर्म था MIP। ये एक तरीके का इक्विपमेंट था, इसको यहाँ पर क्रैश लैंडिंग कराया गया था। और इसमें क्या था ना कि इंडिया के जो फ्लैग है, इंडिया का जो ट्राई कलर का फ्लैग है, उसके इम्प्रिंट्स बने हुए थे। तो ये जब क्रैश लैंडिंग कराया गया था तो आप लोग कह सकते हो कि वहां पर एक तरीके से मून के सरफेस पे थोड़ा बहुत छप गया है। तो ये इस तरीके के सिंबॉलिकल जेस्चर जो होता है उसके लिए भी ये कराया जाता है। तो चंद्रयान 1 हम जैसा कि हम लोग ने देखा ऑर्बिट मिशन था, यानी कि खाली घूम रहा था मून के आसपास, और इम्पैक्ट लैंडिंग भी कराया गया था। और ये इम्पैक्ट लैंडिंग कराया गया था, याद रखना आप लोग, 2008 में मून के साउथ पोल पे। तो ये चीज आप लोग याद रखना, आगे आप लोग को काम आएगा कि मून के साउथ पोल पे ये कराया गया था। उसके अलावा फिर एक और चीज यहाँ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। दरअसल ये जो MIP था ना, जब इसको भेजा जा रहा था क्रैश लैंडिंग कराने के लिए ऑर्बिट से मून पे, तो इसने कुछ इस तरीके के डाटास, कुछ इस तरीके के एविडेंस दे दिए थे उस बीच में, जिससे इसरो ने बाद में ये बताया कि हमारे पास एविडेंस है कि मून जो है उस पे वाटर की प्रेजेंस है। और लेकिन हुआ क्या कि इसी चंद्रयान 1 में एक पेलोड, एक इक्विपमेंट आप लोग कह सकते हो कि USA का भी था, जिसका नाम था M3। उसको भी इसी के साथ कुछ इस तरीके के एविडेंस मिल गए थे, उसने भी अंदाजा लगा लिया था, यानी कि उसके थ्रू नासा ने अंदाजा लगा लिया था कि मून जो है उसके साउथ पोल पे वाटर अवेलेबल हो सकता है। तो हुआ क्या कि दोनों ने अपनी अपनी जो डिस्कवरी थी, जो भी चीज़ थी, उसको सबके सामने कहा। लेकिन इंडिया के पास आप लोग कह सकते हो, इंडिया की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था, इसरो था, ये उतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे या मीडिया पे फोकस नहीं देता था। इसकी न्यूज़, इसके बारे में चीज़ें जो थी वो उतना ज़्यादा सबके सामने नहीं आती थी। इसीलिए इसरो की ये जो न्यूज़ थी ये लोगों के पास तक पहुंचती उससे पहले ही नासा जो है वो इस तरीके का क्लेम कर चुका था कि हमने इस तरीके के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स या फिर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आप लोग कह सकते हो, ये डिस्कवर किए हैं मून पे। तो भले ही ये चीज सबसे पहले ढूंढा है इंडिया के MIP ने, चंद्रयान 1 में जो पेलोड था उसने, लेकिन कहीं कहीं आप लोग को M3 का नाम इसमें दिखाई देगा, जो कि USA का, नासा का पेलोड था, जो कि चंद्रयान 1 में ही था। तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसकी जो खाली स्टोरी है वो आप लोग को पता होनी चाहिए। और इसी के बाद से हुआ क्या कि इसरो जो है उसने अपने सोशल मीडिया पे या फिर इस तरीके के जो मीडिया वगैरह है उन पे ध्यान देना शुरू किया। इसने अपनी टीम बनाई है सोशल मीडिया के लिए या बाकी चीज के लिए। और इसी चलते अगर आप लोग देखोगे तो मार्स ऑर्बिटल मिशन जो था इंडिया का, मंगलयान, उसके बारे में टाइम टू टाइम सारी न्यूज़ें, सारे अपडेट्स वगैरह आ रही थी। और उसके बाद से आज तक जो इसरो के छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, छोटी छोटी न्यूज़ होती है, उसके बारे में सारे अपडेट्स हम लोग को ट्विटर पे या फिर बाकी जगह पे बहुत आसानी से मिल जाती हैं। उसके बाद इंडिया ने लॉन्च किया चंद्रयान 2, जो कि एक लैंडर मिशन भी था, यानी कि इसमें ऑर्बिटर तो था ही, साथ ही साथ लैंडर भी था, रोवर भी था। इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि ये जो मिशन था ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। इसरो ने इसमें कहा था कि हम मून के चक्कर भी लगाएंगे, मून पे लैंड भी करेंगे, अपना जो रोवर है वो भी उस पर भेजेंगे और वो घूमेगा फिरेगा मून पे,
और हमें सारी डाटा, सारे डिटेल्स जो है वो भेजेगा, जिसके थ्रू हम लोग इसके बारे में रिसर्च करेंगे। विक्रम नाम का लैंडर जो है वो इसमें भेजा गया था, और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान, जिसका मतलब होता है विजडम। सब कुछ सही चल रहा था एंड टाइम तक। 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था, और एक्सपेक्टेड ये था कि 6 सितंबर 2019 तक ये जो रोवर है, ये जो लैंडर, ये मून के जो सरफेस है उस पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब ये ऑर्बिटर से मून की ओर जा रहे थे, उसी बीच थोड़ा सा ग्लिच हो गया, सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया था, ऐसा बताया जाता है। और ये जो फिर लैंडर है ये क्रैश कर गया मून के सरफेस पे। इसीलिए जैसा कि मैंने आप लोग को कहा कि पहले भी कि चंद्रयान 2 जो मिशन था ये पार्शली फेल्ड हो चुका था। ऑर्बिटर इसका सक्सेसफुली और अभी भी ऑर्बिट कर रहा है मून के इर्द गिर्द, लेकिन इसका जो लैंडर और रोवर है वो फेल पूरी तरीके से कर गया था। उसी के बाद अगर आप लोग देखो तो ये चंद्रयान 3 मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया, और यही कारण है क्योंकि ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 का है वो अभी भी सक्सेसफुली ऑर्बिट कर रहा है, इसीलिए इसमें सिर्फ लैंडर और रोवर है। नाम दोनों का अभी भी वही है, विक्रम और प्रज्ञान। और इस मिशन के अगर आप लोग कहो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि सबसे पहले तो अपनी जो कैपेसिटी है लैंडिंग करने की चांद पे वो दिखानी है। इंडिया अभी तक आप लोग को पता होगा कि इस पे लैंड नहीं कर पाया है चंद्रयान 2 क्योंकि फेल हो गया था। और दूसरा जो मून का साउथ पोल है इसके बारे में थोड़ी जो डाटा कलेक्शन है, इसके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी जो है वो करना है। और भी बाकी जो मिनरल्स वगैरह है मून के, बाकी जो उसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करना है। और जो एज यूजुअल बाकी प्रोजेक्ट्स के, बाकी मिशंस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो इसके भी हैं। इन दोनों का ही, लैंडर का हो गया या फिर ये जो रोवर है, इनका जो लाइफ टाइम है ये लेस देन 14 दिन का है अर्थ डे के हिसाब से। और इसके लैंडर के अगर आप लोग देखो तो ये 3 पेलोड जो है ये इसके अंदर है। इसमें से ये जो चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि चेस्ट है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो, इसको अगर आप लोग देखो तो ये जो मून है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, उसके टेम्परेचर वगैरह के बारे में स्टडी करने के लिए। और दूसरा अगर आप लोग देखो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी, इसके नाम से ही आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पर जो सिस्मिक आप लोग कह सकते हो कि एक्टिविटीज हैं, जो सिस्मिक एक्शंस है उनके बारे में ये स्टडी करने के लिए। उसके अलावा तीसरा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लैंग-म्यूर प्रोब, जो कि आप लोग कह सकते हो जो प्लाज्मा डेंसिटी है उसकी स्टडी करने के लिए है। रही बात रोवर की, तो रोवर के भी यहाँ पर जो फीचर्स है, जो कंपोजिशन है आप लोग कह सकते हो वो देख सकते हो यहाँ पर, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। तो ये जो चंद्रयान 3 मिशन है ये आप लोग कह सकते हो कि चंद्रयान 2 का ही एक तरीके से उसको कंप्लीट करने वाला मिशन है, क्योंकि उसमें जो लैंडर है और जो उसमें रोवर था वो फेल कर गया था, सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया था, इसीलिए इसमें जो लैंडर और रोवर है सिर्फ उनको भेजा गया है। और अगर ये मिशन जो है ये सक्सेसफुल होता है, यानी कि जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो सक्सेसफुली लैंड कर जाता है मून के सरफेस पे, तो ऐसा करने वाली, जब मून पे लैंड करने वाली इंडिया चौथी कंट्री बन जाएगी। सबसे पहले ऐसा किया था यूएसएसआर ने, यूएसए ने, फिर चाइना ने, और उसके बाद फिर इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड की चौथी ऐसी कंट्री बन जाएगी जिसके पास ऐसा करने की कैपेबिलिटी होगी। इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी चलो मैं आप लोग को बता देता हूँ। मून पे सबसे पहले जो क्रैश लैंडिंग होती है, यानी कि जो इम्पैक्ट लैंडिंग होती है, जो हार्ड लैंडिंग होती है, वो किया था यूएसएसआर ने। यूएसएसआर की लूना 2 मिशन में सक्सेसफुली सबसे पहले जो यूएसएसआर है उसने अपनी क्रैश लैंडिंग कराई थी मून पे। और उसके बाद अगर मैं आप लोग को बताऊं तो 1964 में जो पहली कंट्री थी जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी, यानी कि सक्सेसफुली लैंडर को यहाँ पर उतार दिया था बिना उसके क्रैश किए हुए, वो भी अगर आप लोग देखो तो यूएसएसआर ही थी। यूएसएसआर ने 1966 में लूना 9 स्पेसक्राफ्ट जो है वो भेजा था जिसने सक्सेसफुली लैंडिंग की थी यहाँ पर। और 1970 में भी यहीं पर मैं आप लोग को बता देता हूँ यूएसएसआर ने रिट्रीव सैंपल मिशन जो है वो भी किया था, यानी कि यहाँ पर इसके जो सॉइल है, यहाँ पर जो भी आप लोग कह सकते हो कि मिनरल्स वगैरह है, उसका कुछ सैंपल लेके जो यूएसएसआर का स्पेसक्राफ्ट था, जो यूएसएसआर का लैंडर था, वो वापस भी आया था। तो यूएसएसआर काफ़ी आगे रहा है शुरू से इसमें। और उसके बाद अगर आप लोग देखो तो यूएसए ने दूसरे नंबर पे सबसे पहले अपना जो इम्पैक्ट मिशन है वो पूरा किया था, और ये यूएसए ने पूरा किया था 1964 में। यूएसएसआर से आप लोग कह सकते हो 5 साल बाद में। उसके बाद जब यूएसएसआर ने जब 1966 में अपना पहला सॉफ्ट लैंडिंग कराया ना यूएसए में, उसके कुछ ही महीनों बाद यूएसए ने भी अपनी पहली सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो कराई थी उसी साल, यानी 1966 में। उसके बाद से यूएसए तो इसमें अब आगे भी निकल चुका है। यूएसए अपने आदमी को भी यहाँ पर भेज चुका है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भी यूएसए ने भेजा था, आप लोग को पता होगा। और 2022 तक ऐसा बताया जाता है कि अराउंड 12 लोगों को ऐसा कहा जाता है यूएसए मून पे लैंड करा चुका है अब तक। और टोटल 11 सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो यूएसए कर चुका है मून पे, यानी और जो कि सबसे ज़्यादा है बाकी कंट्रीज से। उसके अलावा फिर चाइना भी इसमें एंट्री लेता है। चाइना ने अपना जो
2013 में चांद 3 करके स्पेसक्राफ्ट भेजा था, उसने सबसे पहले आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पर लैंडिंग की। तो ये 3 कंट्री जैसा कि मैंने आप लोग को बताया अब तक सक्सेसफुली लैंड कर चुकी है, सॉफ्ट लैंडिंग कर चुकी हैं यहाँ पर। अभी तक इंडिया इसमें आगे नहीं आया, यानी कि इंडिया अभी तक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है। 2019 में इंडिया ऐसा कर लेता अगर चंद्रयान 2 जो है वो सक्सेसफुल होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। और अब अगर देखो आप लोग तो इंडिया एक बार फिर से अटेम्प्ट कर रहा है चंद्रयान 3 में, जिसका रिजल्ट हम लोग को पता चलेगा 38 दिन या फिर 40 दिन आप लोग कह लो उसके बीच में ना। अब इसके अलावा एक चीज जो मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहता हूँ वो ये कि जो मून है ना उसका अगर आप लोग देखो तो साउथ पोल वाला जो एरिया है यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि सनलाइट जो है वो पहुंचती ही नहीं है। ऐसा कहना है यूएसए का कि यहाँ पर जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से सनलाइट है वो नहीं पहुंची है, और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस ये एरिया है आप लोग कह सकते हो। इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को, इसीलिए आज के टाइम में ये जो एरिया है ये जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एरिया है। दुनिया भर की कंट्रीज आज के टाइम में कोशिश कर रही है कि मून पे तो चलो बहुत सी कंट्रीज जो हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया 3 कंट्रीज है जो सक्सेसफुली लैंड कर ले रही हैं, लेकिन साउथ पोल जो है ना उसके बारे में बिल्कुल भी हम लोग को पता नहीं है। इसलिए उस पर अपना लैंडर या रोवर भेजा जाए, उस पर अपने लोगों को लैंड कराया जाए। अब सिर्फ साउथ पोल का अगर हम लोग देखें, मून का ओवरऑल हम लोग बात नहीं करें तो पूरे साउथ पोल का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे पहले पहुंचने वाली अगर कोई कंट्री थी तो वो थी इंडिया। लेकिन ये जो इंडिया ने लैंडिंग कराई थी वो हार्ड लैंडिंग थी, आप लोग कह सकते हो क्रैश लैंडिंग थी। और शुरुआत में मैंने जो आप लोग को बताया ना कि इंडिया ने चंद्रयान 1 में MIP भेजा था, यानी कि मून इम्पैक्ट प्रोब भेजा था जिसको क्रैश लैंडिंग कराई थी मून पे, ये उसने साउथ पोल पे ही कराई थी, यानी कि इसी एरिया में कराई थी। इसीलिए साउथ पोल पे पहुंचने वाला सबसे पहले कंट्री आप लोग कह सकते हो इंडिया थी। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो इकलौती ऐसी कंट्री है चाइना, जो कि सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर चुकी है मून के साउथ पोल पे। चैन 4 करके चाइना का आप लोग कह सकते हो मिशन था, जिसके अंदर U2 करके रोवर था, और चैन 4 करके ही जो लैंडर था उसका नाम था। उसको चाइना ने भेजा था और सक्सेसफुली यहाँ पर लैंड कराया था, और पहली कंट्री बन गई थी चाइना जिसने सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली कराई है मून के साउथ पोल पे। इंडिया ने जो चंद्रयान 2 भेजा था उसमें भी इंडिया ने यही अटेम्प्ट किया था कि हम लोग साउथ पोल पे ही लैंड करेंगे, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। अब ये जो चंद्रयान 3 भेजा गया है इसमें भी इंडिया की यही अटेम्प्ट है कि हम लोग साउथ पोल पे ही लैंड करेंगे, और ये अगर इंडिया कर लेता है तो चाइना के बाद आप लोग कह सकते हो कि दूसरी ऐसी कंट्री बन जाता है जिसने ये सक्सेसफुली किया है। तो ये सब डिटेल जो है ये आप लोग को पता होना चाहिए। उसके अलावा और अगर हम लोग इस मिशन के बारे में देखें तो आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करके इस मिशन की जो टोटल कॉस्ट थी वो अराउंड बताई जा रही है 721 करोड़ की, यानी कि 90 मिलियन US डॉलर की। और टोटल इसका जो पेलोड था उसका वेट था वो अगर आप लोग देखो तो वो था 3900 kg का। इसीलिए इसको GSLV Mark 3 का इस्तेमाल करके स्पेस में भेजा गया है। ये इंडिया के लॉन्चर्स है, यहाँ पर ये जो इमेज आप लोग देख सकते हो ये इंडिया के जो रॉकेट लॉन्चर्स है वो है, और इसमें से ये जो GSLV Mark 3 है ना इसको LVM 3 भी कहा जाता है, और बहुत से लोग इसको फैट बॉय भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल करके इसको भेजा गया है, और इसका रीजन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। Mark 2 की जो कैपेसिटी है वो है अराउंड 2200 kg की, और इसका जो टोटल पेलोड था वो था अराउंड 3900 kg का। अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोग कह सकते हो कि ये जो लॉन्च है ये सक्सेसफुल हो चुका है, ये अपने ऑर्बिट में एंटर कर चुका है। थोड़ी बहुत शुरुआत में इसमें एरर बताई जा रही थी। दरअसल हुआ क्या था कि रॉकेट से जो सैटेलाइट था वो अलग होना था 969 सेकंड के बाद, लेकिन ये हो गया था 965 सेकंड के बाद, और कुछ सेकंड का भी अंतर इस चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लेकिन इस केस में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई, सक्सेसफुली ये अभी तक इस पर अपना जो ऑर्बिट है उसमें एंटर कर चुका है। बाकी जो इसका मेन रिजल्ट है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया वो पता चलेगा हम लोग को 40 दिन बाद, देखते हैं क्या होता है। अभी ये जो अभी तक की न्यूज़ है इस पे पूरी इंडिया के लोग आप लोग कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। ट्विटर पे अगर आप लोग देखोगे तो इस तरीके के बहुत से आर्टिकल आप लोग को मिल जाएंगे जिसमें लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो लॉन्च देख के गूज़बम्स फील कर रहे हैं, या इस तरीके के और भी जो सेंटिमेंट्स हैं अपने वो शो कर रहे हैं। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, अगर आप लोग देखो ना तो USA की भी मीडिया इसको कवर कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम हो गया, जो CNN हो गया वो इसको कवर कर रहा है, ब्लूमबर्ग इसको कवर कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक और काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसको आप लोग कह सकते हो कि डेवलपमेंट बता रहा है। USA के बारे में अगर मैं और आप लोग को बताऊं तो USA का जो व्हाइट हाउस है ये वो इससे पहले भी कह चुका है कि ये जो मिशन होने वाला है ये USA के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है, USA के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि USA का प्लान है कि जो मून का साउथ पोल है उसमें ये अपने दोबारा जो
एस्ट्रोनॉट है उनको भेजे। अभी तक साउथ पोल में, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, नहीं भेजा गया। साउथ पोल में लैंडिंग ही नहीं की है किसी ने अभी तक, चाइना के अलावा। तो यूएसए चाहता है कि यहाँ पर हमारे जो एस्ट्रोनॉट है वो जाके लैंडिंग करे, और इसी के लिए जो भी डाटा चंद्रयान 3 कलेक्ट करेगा, अगर चंद्रयान सक्सेसफुली यहाँ पर लैंड करता है तो वो सब डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है यूएसए के लिए। इसीलिए यूएसए का खुद का कहना है कि ये मिशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और हाल में आप लोग को पता होगा कि इंडिया और यूएसए ने आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो भी साइन किया है। तो इसके थ्रू जो डाटा इंडिया को मिलेगा उसको शेयर करके, या फिर आर्टेमिस अकॉर्ड साइन करने के बाद, आप लोग कह सकते हो कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो स्पेस कोलैबोरेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जिसके चलते होगा क्या कि इंडिया के जो एम्बिशंस है फ्यूचर में, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया को हेल्प मिलेगी।